दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल पॉइंट चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर मुख्य सेविका की जो परीक्षा होनी है यूपी के द्वारा, उसके बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। काफ़ी डिमांड थी हमारे पास में, तो हमने सोचा कुछ इस पर भी वीडियोस बनाई जाएँ। तो आज हम फिलहाल यहाँ पर जनरल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अपने नोट्स जो हैं वो शॉर्ट में हम चीज़ों को बताएंगे, और उसमें जो यूनिट 8 है आपके सिलेबस की, ठीक, किसकी, सिलेबस की। अभी हम सिलेबस दिखाएंगे वहाँ पर कौन कौन सी ये 8वीं और 9वीं यूनिट है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरा ये है कि ये एक तरीके से पहला वीडियो हमारा है। इस यहाँ पर आप लोग का फीडबैक लेना चाहूँगा। अगर फीडबैक अच्छा रहेगा तो हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा आप लोगों को तो यहीं पर हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को शेयर करना वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अगर ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हम ज़रूर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अच्छा लगे तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया। और जब जनरल साइंस के टॉपिक वाइज, जैसे मैंने सारी जनरल साइंस जितने भी आपके सिलेबस में है उसको मैं कवर कर लूँगा। उसका पढ़ाने का तरीका हमारा ये रहेगा कि हम अपने नोट्स को पहले शॉर्ट में पढ़ा देंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस जो है हम लोग आगे, जैसे एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके फिर क्वेश्चंस बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके। इसके बाद जब जनरल साइंस ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में जब अदर टॉपिक CDP है या सोशोलॉजी वगैरह है, जो भी है, उसको जब डिस्कस करेंगे तो उसका कुछ हमारा तरीका अलग हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर जनरल साइंस का पढ़ाने का तरीका हमारा यही होने वाला है जो आज हम करेंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग बताना ज़रूर। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। ये ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पर कोई फेक सिलेबस नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल है। और इसको आप लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम यहाँ पर बताने वाले हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। मुख्य सेविका की भूमिका, ठीक है, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता, धर्म और भाषाएं, ये वाला है। तो इसी तरीके से सारा सिलेबस आप लोग के पास होगा, ये हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। बाकी हम जो आज देखने वाले हैं उन ये वाले जो 8वां और 9वां यूनिट है, हम लोग यहाँ पर आज ये देखने वाले हैं, ठीक। ये 8वीं और 9वीं यूनिट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। अब हालांकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, आगे भी इसकी वीडियोज़ आएंगी, उससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन 3 चीज़ों को समझेंगे और आप लोगों का फीडबैक लेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बाद हम धीरे धीरे करके इनको ख़त्म करेंगे, और ऐसे ही करके उसके बाद में हम, जैसे वो ख़त्म हो जाएगा हमारा टॉपिक 8वीं और 9वीं यूनिट, उसके बाद एक यूनिट में हम ये डिजीज़ वाला ले लेंगे, और फिर स्वास्थ्य एजेंसियों का एक वीडियो में हम सारा कर लेंगे। ऐसे कर करके हम लोग करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। और यकीन करिएगा कि यहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट में बताएंगे, फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं बताएंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। विश्वास करके आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन ज़रूर आएंगे यहाँ से जहाँ से जो हम बताने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा यही सिलेबस है, और ये 8वीं और 9वीं यूनिट से रिलेटेड चीज़ें आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फूड, पोषण वाला टॉपिक जब शुरू करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वहीं से हम लोग यहाँ से एक तरीके से शुरुआत करेंगे, आगे अभी आपका जो टॉपिक मेन है वो आ जाएगा इसके बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषक तत्व, ठीक। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं स्थूल, जिनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, दूसरे हैं सूक्ष्म या अल्प, माइनर पोषक तत्व, ठीक है। तो मुख्य जो हैं, जिनको हम मेजर, बल्क या माइक्रो भी कहते हैं, तो इसमें हमारे इसके अंदर जो है, जो आते हैं स्थूल के अंतर्गत, तो उसमें प्रोटीन आता है, फैट आते हैं और कार्बोहाइड्रेट, जिसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्थूल वाला। ये मुख्य जो हैं, मुख्य पोषक तत्व, उनको आज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो कुछ माइक्रो होते हैं,
जिनको हम अल्प या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जैसे वाटर है, मिनरल है और विटामिन्स हैं, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक, इसमें दो इनऑर्गेनिक हैं, अकार्बनिक हैं और ये ऑर्गेनिक होता है। तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया पोषक तत्वों को, एक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक मुख्य या स्थूल पोषक तत्व। इनको अल्प कहते हैं, इनको स्थूल कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, ये सारी चीज़ एक ही हैं। जो सूक्ष्म है, अल्प है, माइक्रो है, माइनर है, सब एक ही नाम है। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्य, स्थूल, बल्क, मेजर, मैक्रो सब एक ही नाम है। किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक, बैलेंस डाइट क्या होता है? वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि कहेंगे भाई डाइटिंग पे हैं तो खाना पीना, डाइटिंग का मतलब समझते हैं कि खाना पीना नहीं खाना है, कम खाना है। ऐसा नहीं है, खाना पीना खाना है, लेकिन एक संतुलित आहार लेना है। जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है आहार की, वो चीज़ें हमको खानी है, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक, तो उनकी जो रेशियो होता है, प्रोटीन जो है उसका, जो हमारे बॉडी में जैसे अगर 100% तीनों को मान लें तो 20% रेशियो प्रोटीन का और 20 फैट का और 60% कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा रेशियो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सिंपल से, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक तरीके से ओवरव्यू हम यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में फिर हम अब यहाँ पर जो हमारे मेजर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाली है। सबसे पहले खोज किसने करी है? प्रोटीन की खोज किसने की? जोहान्स मुल्डर। इसकी खोज 1837 में हुई। इनको मुल्डर भी कहते हैं, हिंदी में मुल्डर वगैरह लिख करके आता है। ठीक है, खोज के बाद इसका नाम किसने दिया? तो जॉन जैकब बर्जीलियस। 1838 में इन्होंने जो है प्रोटीन का नाम दिया। इनको बर्जीलियस हिंदी में कहते हैं। और इसका जो अर्थ है एक तरीके से प्रोटीन का, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्लेस। अगर रियल में जो इसका अर्थ निकल करके आता है, प्रथम स्थान इसका अर्थ निकल करके आता है। तो ये मेन चीज़ें हुई। और अब इनके बारे में कहते हैं कि ये शरीर के निर्माणक पदार्थ हैं। इनको शरीर का निर्माणक पदार्थ बोलते हैं, मतलब टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि शरीर के निर्माणक पदार्थ हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग क्विज में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का निर्माणक पदार्थ है, तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन है। ठीक, अगला, ये जो प्रोटीन है बनते कैसे हैं? तो इनकी जो बेसिक इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। क्या होती है? अमीनो एसिड। और ये जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे एक ये अमीनो एसिड हुआ, ठीक है, उसके बाद एक ये अमीनो एसिड हुआ, एक ये हुआ, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, आपस में जुड़ते चले गए। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े, तो ये जुड़ते कैसे हैं? एक बॉन्ड के द्वारा, जिसको हम बंध कहेंगे हिंदी में, मतलब किसी बंधन के द्वारा या बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहते हैं अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और जब ये आपस में जुड़ करके एक बड़ी संरचना बनती है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आया? अब आगे देखते हैं। तो यही मैंने बताया कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब जब अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है, कई सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़ते चले जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक, तो इस चेन, क्योंकि कई सारे बॉन्ड हैं, जैसे ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, ऐसे कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो जब कई सारे हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन बनती है उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटीन। मतलब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, हमारी शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व जो है मतलब उत्तरदायी है? तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में सबसे उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है।
सभी जीवों में प्रोटीन क्या होती है, भिन्न भिन्न तरीके से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड कई प्रकार के होते हैं और उनकी जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकती है। कभी ये वाला, जैसे मान इनको 1 2 3 कर सकते हैं, 1 3 4 5 6 7, तो ये जैसे इसमें ये सीक्वेंस है तो किसी में 1 5 6 2 9 इस तरह की सीक्वेंस बदल जाएगी। सीक्वेंस बदलेगी तो प्रोटीन भी बदलेगा। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन की अमीनो एसिड की सीक्वेंस यहाँ पर बदल जाती है। इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लें। प्रोटीन में, सभी प्रोटीन में आवश्यक तत्व, तो जो मुख्य तत्व हैं वो एक तो कार्बन होगा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। ये मेन तत्व होते ही हैं, हर हाल में ये 4 तत्व होंगे। उसके बाद यहाँ पर सल्फर और फास्फोरस भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के 6 तत्व यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब मैंने बताया जो जिन अमीनो एसिड से जुड़ करके प्रोटीन बनता है, तो एक तरीके से मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेंगे। उसमें जो 20 प्रकार के हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, दूसरा अनावश्यक, इंग्लिश में इसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे और इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, तो जो इसेंशियल हैं उन वो इसेंशियल किनको कहेंगे? कौन से अमीनो एसिड इसेंशियल होंगे? जो भोजन से लेना जिनको जरूरी होगा, मतलब हम जिनको भोजन के द्वारा इंटेक करते हैं शरीर के अंदर में, उनको हम आवश्यक अमीनो एसिड कहेंगे। इनकी संख्या 10 होती है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनका हम नाम यहाँ पर लिखे हैं। एक ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और मिथियोनिन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं 10 में से। ठीक, सारे नहीं हैं, सारे आप लोग बाद में देख लेना कहीं पर नेट पे। लेकिन ये मुख्य जो हैं ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और मिथियोनिन, ये हो गए हमारे इसेंशियल। नॉन इसेंशियल जो हमारे शरीर में बनते हैं, मतलब इनको हमको बाहर से लेना नहीं पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है। नॉन इसेंशियल इनको कहते हैं, अनावश्यक, मतलब इनको हम बाहर से नहीं लेते, अंदर ही हमारे बॉडी में बनते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं 10 में से। जो 10 हैं उनके मेन मुख्य जो हैं ग्लाइसिन, प्रोलीन और सीरीन। तो ये आप लोग याद रखना कौन से, ये देखो एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वाले। तो इनको आप लोग याद रखें, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में कुछ अर्ध आवश्यक भी होते हैं, जिनकी जो बहुत ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है, अनावश्यक भी नहीं है। तो उसमें एक अर्जिनिन है और एक हिस्टिडीन है। ये डीएनए प्रोटीन होता है। ठीक, डीएनए प्रोटीन होता है, इसको याद रखना। उसके बाद मैंने बताया था कि सल्फर भी होता है। सल्फर मतलब गंधक। ठीक, गंधक भी होता है, भी मैंने बताया पहले। तो जो सल्फर वाले जो अमीनो एसिड हैं वो कौन सा है? सिस्टीन है और मिथियोनिन है। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर आता है सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल। ठीक है, कौन सा? बाल, नाखून और खुर और सींग। इन चारों चीज़ों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाएगा केरेटिन। कौन सा पाया जाएगा? यहाँ पर केरेटिन पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद में दूसरा है दूध, मिल्क। मिल्क में क्या पाया जाता है? केसीन, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 80% केसीन होता है। एक होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन और एक होता है लैक्टोग्लोबुलिन। तो ये 20% होते हैं। तो मेजर जो यहाँ पर प्रोटीन है वो केसीन है। और दूध का जो सफ़ेद रंग है, जिसको दूध का धवल रंग बोलते हैं, वो केसीन की वजह से ही आता है। ठीक, याद रखना। तीसरा मानव रक्त और अंडा। मानव रक्त और अंडा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। ठीक, ये 2 क्या होते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें जो मेन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन्स है। ठीक, एल्ब्यूमिन्स ये सबसे मेन प्रोटीन है। तो मानव रक्त और अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? एल्ब्यूमिन मुख्य रूप से, बाकी ग्लोबुलिन भी पाया जाता है। अगला त्वचा और अस्थि में कोलेजन और इलास्टिन होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? तो फाइब्रिनोजेन
और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये दो प्रोटीन्स यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, याद रखना, रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जिम्मेदार होती है। अगला मक्के में, मक्का जो मेज होता है उसमें जीन प्रोटीन, वो वाला GENE नहीं, ZEIN यहाँ पर होता है जीन, तो उसमें जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ये गेहूं में पाए जाते हैं। ठीक, ये देख लेना, ये एग्जाम में सब आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू का इसमें कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों के प्रोटीन होते हैं, मगर ये एग्जाम में जो आता है वही मैं बता रहा हूँ। चावल में ओराइजीन, चावल में ओराइजीन प्रोटीन होता है। रेशम में कौन सा होता है? फाइब्रोइन और सेरिसिन। तो 80% यहाँ पर फाइब्रोइन होता है और 20% सेरिसिन होता है। उसके बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट है, DNA में पाया जाता है, क्रोमोजोम में। अगला, अब देखें प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कुपोषण हो जाएगा, मालन्यूट्रिशन हो जाएगा। अगला, उसके अलावा एक मैरस्मस रोग हो जाता है, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बताते हैं मैरस्मस। उसके बाद में एक होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। ठीक, क्वाशियोरकर ये डिजीज़, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। और उसके बाद एनर्जी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ये भी एक डिजीज़ ही कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा अगर कम है तो एक तरीके से शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों, ये सारी आप डिजीज़ एक तरीके से याद रखेंगे, चूँकि ये सब चीज़ें परीक्षा में आती हैं, इस वजह से हम सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। प्रोटीन के अगर मेजर सोर्सेज अगर देखें तो एक पौधा होता है स्पाइरुलिना। ठीक, यहाँ पर बहुत प्रोटीन पाई जाती है, इसमें 65% यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलती है लगभग। उसके बाद अगला होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, एग्जाम आप लोग क्वेश्चन इसका लगाते होंगे, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती। उसके बाद दालों में सबसे ज़्यादा होती है, फिर मांस में देखने को मिलती है। उसके बाद में दूध, पनीर और अंडा वगैरह में 12% प्रोटीन लगभग देखने को मिलती है। मांस में 22%, दालों में 26% और सोयाबीन में लगभग 46%। ये सारी चीज़ें जो अप्रॉक्स यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा लिखी हुई है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग, ये सब चीज़ें एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? यूरिया और अमोनिया, ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन जो शरीर के अंदर होते हैं, बाद में बाहर निकलते हैं। ठीक, तो ये प्रोटीन के विघटन से ही बनते हैं, मतलब प्रोटीन का जब टूटती है तो ये पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोटीन के बारे में वो चीज़ें देख ली जो एग्ज़ाम में आनी होती हैं। अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बने कैसे होते हैं? पहला तो उसमें 3 तत्व, मतलब बेसिकली जो एक तरीके से होते हैं, तो सबसे पहले कौन? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से मिल करके बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, ये याद रखना बिल्कुल, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है। तो कोई कार्बोहाइड्रेट का नाम, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जो 1:2:1 के रेशियो में होता है। इसकी मात्रा आहार में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा खाने में इसकी मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, क्वेश्चन भी आता है। और ये इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। कैसी? इंस्टेंट एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट एनर्जी खाने के बाद तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? आप लोग ग्लूकोज लगाते हैं, ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, सिंपल सी है, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला, कार्बोहाइड्रेट कणों के जमाव से क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट के कण जम जाते हैं दांतों में तो दंत क्षय हो जाता है, मतलब दांत जो है क्या हो जाते हैं? खराब होने लगते हैं। जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के, एक सरल एक जटिल होते हैं। तो जो सरल होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। तो इनको जो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हम सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगला, इनके स्रोत अगर देखें, मेजर बहुत सारे तो स्रोत होते हैं, लेकिन जैसे अनाज है, शहद है, आलू है, अंगूर है, केला है, गुड़ है, गन्ना है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेस हैं। ठीक, अब देख लो यहाँ पर कौन से कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो मैंने बताया ग्लूकोज,
को रक्त कार्बोहाइड्रेट भी कहेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट, द्राक्ष शर्करा भी कहा जाता है, द्राक्ष शर्करा भी इसको कहा जाता है। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? एक तो प्रतीप, मतलब इसको इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इच्छू, व्यापारिक या टेबल शर्करा, टेबल शुगर भी इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि टेबल शुगर किसे कहेंगे, तो सुक्रोज को कहेंगे, ठीक है। अगला फ्रक्टोज, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, शहद और फल शर्करा इसको कहते हैं, शहद या फल वगैरह में ये शर्करा पाई जाती है, सबसे मीठी शर्करा होती है सुक्रोज। अगला चौथा, इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं भाई दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं, तो लैक्टोज को कहेंगे। माल्ट शर्करा जौ, मक्का और गेहूं में पाई जाती है, तो इसको हम मल्टोज कहेंगे, ठीक। अगली मस्तिष्क शर्करा जिसको ब्रेन शुगर कहते हैं, ये गैलेक्टोज को कहते हैं, तो गैलेक्टोज हम ब्रेन शुगर को क्या कहेंगे, गैलेक्टोज। तो ये कुछ शुगर्स हैं जिनका कॉमन नेम है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, अब ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य जो मेजर टाइप्स हैं वो होते हैं 3, ठीक, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होते हैं और पॉली का मतलब कई सारे होते हैं, ठीक, अनंत। तो जब किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से बनता है कोई चीज़ तो उसको मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड के ये एग्जाम्पल हैं, कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड के ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एकदम रट लेना। पॉलीसैकेराइड के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो डाइसैकेराइड बनता कैसे है, जैसे आपने पढ़ा कि 3 हमने बताया डाइसैकेराइड हैं, एक मल्टोज है और लैक्टोज है और सुक्रोज है। तो ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, तो ये चूंकि मैंने बताया 2 शुगर से मिलके बने, क्योंकि डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 शुगर से मिलके बनेंगे, इसका मतलब से मल्टोज है, तो याद आपको ये सब चीज़ें रटनी पड़ेंगी। ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये मल्टोज बनाएंगे। और जब एक ग्लूकोज ये वाला और एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, मतलब ये मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, जब दोनों मिलेंगे तो डाई बनेंगे। मगर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो मल्टोज बनेगा। और उसके बाद तीसरा हमने डाइसैकेराइड पढ़ा सुक्रोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलेगा, जब ये वाला ग्लूकोज और ये वाला गैलेक्टोज आपस में मिलेगा तो ये लोग सुक्रोज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सुक्रोज बनाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्वेश्चन यहाँ से आता है, सारी चीज़ें वही हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, बस इतना ध्यान रखना। पौधों में भोजन का संचय पूछा जाता है कि पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक। स्टार्च क्या है, ये ग्लूकोज का बहुलक है, कई सारे जब ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बन जाता है। और स्टार्च आप लोग मतलब ध्यान देंगे इस पे, स्टार्च आयोडीन के साथ में नीला कलर देता है, आयोडीन से जब स्टार्च को मिलाया जाता है तो ब्लू कलर आता है, ठीक है, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। जंतुओं में भोजन का संचय कैसे होता है, प्लांट में मैंने बताया, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतुओं में कैसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन को हम जंतु मंड कहते हैं, मंड मतलब स्टार्च और जंतु मतलब जंतुओं के अंदर, तो ग्लाइकोजन को जैसे कहेंगे जंतु मंड किसे कहेंगे, तो ग्लाइकोजन को जंतु मंड कहेंगे। और जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कहाँ पर होता है, यकृत और पेशी वगैरह में ये चीज़ें संचय यहाँ पर होता है। और ये ग्लूकोज का ये भी बहुलक होता है, जब कई सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो फिर ग्लाइकोजन बनता है, ठीक। अगला सेलुलोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ग्लूकोज का बहुलक है, ठीक। ये सारे ग्लूकोज स्टार्च और ये सब ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। और ये पादपों में मुख्यतः जो है पेड़ पौधों में, घास वगैरह में, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट है, मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है, किसका, सेलुलोज का, इसीलिए कभी कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये इसका पाचन जो है जानवर कर, जैसे भूसा वगैरह है वहाँ पे सेलुलोज होता है। तो इसका कारण जानवरों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको ई कोलाई जीवाणु कहते हैं, ये जो है सेलुलोज को पचाता है, ठीक। हमारे अंदर ई कोलाई नहीं होता है तो इसलिए हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं।
सही से, ठीक है। तो एक तरीके से जो ई कोलाई है ये सेलुलोज के पाचन के लिए एक एंजाइम निकालता है, जिससे सेलुलोज जो है क्या हो जाता है, पच जाता है। इसलिए जानवर भूसा खाते हैं तो उनको आसानी से पच जाता है, हम लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ पर ये मिलता है, तो एक तरीके से रेयान, रेशा, लकड़ी, कपास आदि में सब सेलुलोज वगैरह पाया जाता है। ये तो आप लोग कॉमन सी चीज़ है, आप लोग ध्यान इस पर देंगे, ठीक। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली। अब अगला जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फैट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वसा के बारे में, ठीक। फैट भी कहते हैं इसको, वसा भी कहेंगे, लिपिड्स, लिपिड भी कहेंगे, ये सारे नाम हैं एक ही। स्रोत क्या है फैट का, दूध, मक्खन, घी, तेल, फ्राइड फूड, ये सब जो है लिपिड के स्रोत हैं। यहाँ पर 100%, जैसे घी तेल वगैरह है यहाँ पर 100% होगा, यहाँ पर कुछ परसेंट है। जैसे भैंस है तो 7.2% वहाँ पर फैट देखने को मिलेगी लगभग, और गाय वगैरह में 3 से 4% फैट देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इन चीज़ों में घी और तेल में 100% फैट देखने को मिलेगी, ठीक, ये आप याद रखना। और ये बने कैसे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वही जैसे कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक। भोजन में सर्वाधिक मात्रा बॉडी में कौन सी थी, कार्बोहाइड्रेट। अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पाई जाएगी, तो ये कहाँ पाई जाएगी, वसा में पाई जाएगी। कितनी, कार्बोहाइड्रेट की 2 गुना, जितनी कार्बोहाइड्रेट में होती है उससे 2 गुना यहाँ पर एनर्जी मिलती है, ठीक है, याद रखना। और इसका जो कैलोरी मान होता है किसका, फैट का, वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना, मतलब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कैलोरी मान, ऊष्मायन जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, फैट का होगा। भूख हड़ताल व उपवास में ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगर आप भूख हड़ताल करेंगे, उपवास रहेंगे, आपके शरीर में जब भोजन की कमी हो जाएगी, तो इस ऐसी स्थिति में ये हमारे बॉडी में उपस्थित रहते हैं और आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। कौन, फैट, ठीक। आगे, शरीर में वसा का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं, लाइपोजेनेसिस कहते हैं। वसा में जो शरीर में वसा का विघटन होता है, जब वसा टूटती है उसको हम लाइपोलिसिस कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये आ सकता है, आप लोग याद रखेंगे। अब रही बात फैट जो है वो किससे बनी होती है, तो 2 चीज़ों से। एक तो फैटी एसिड होते हैं, वसी अम्ल होते हैं। वसी अम्ल के साथ में ग्लिसरॉल होता है, ठीक। क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो दोनों चीज़ों को मिला करके बनती है वसा। वसा किससे बनेगी, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। उसके बाद यहाँ पर जो वसी अम्ल हैं इसके 3 अणु होंगे। जैसे एक वसी, मतलब एक वसी अम्ल, फिर 2, फिर 3, मतलब ये तीन अणु होंगे, उसके साथ में ग्लिसरॉल होगी, इसीलिए इसको हम ट्राई ग्लिसरॉल कहते हैं। मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ में जितने भी फैटी एसिड लगेंगे उसको उसी तरीके से नाम दिया जाएगा। अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड होगा तो उसको मोनोग्लिसराइड कहेंगे, 2 फैटी एसिड होंगे तो डाईग्लिसराइड कहेंगे, अगर 3 फैटी एसिड होंगे तो उसको ट्राईग्लिसराइड कहेंगे। और जैसे ही हम ट्राईग्लिसराइड पे आ जाते हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम फैट कहते हैं, ठीक। वसा को क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड, याद रखना। इस तरीके से मोम में जैसे मोम होता है, ठीक, तो मोम फैट नहीं है, वो क्या है, मोनोग्लिसराइड है। वहाँ पर एक फैट, मतलब एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल होता है। अगर यहाँ पर 3 फैटी एसिड हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा वसा बन जाएगा, ठीक, वसा बन जाएगा। अदरवाइज वो कुछ और होगा, वसा नहीं होने वाला। इसीलिए इसको हम ट्राईग्लिसराइड, मतलब एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड अगर मिलेंगे तो वो वसा कहलाएगा। अगला, भोजन में प्राप्त ऊर्जा किलो कैलोरी में पाई जाती है। किसमें, किलो कैलोरी में। जो भोजन में ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किलो कैलोरी में हम लोग मापते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं। एक स्वस्थ पुरुष है, अगर वो सामान्य है तो उसको 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उसके बाद अगर कठिन परिश्रम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन की आवश्यकता है। उसके बाद में एक स्वस्थ, अगर महिला की बात करें, अगर सामान्य है वो, ठीक, मतलब नॉर्मल, अगर कुछ सिंपल कोई काम हम नहीं ज़्यादा कर दिए तो उसको 2100 किलो कैलोरी पर डे। अगर कठिन परिश्रम करने वाली महिला है तो उसको 2500 किलो कैलोरी पर डे। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो लगभग 2800 किलो कैलोरी पर डे, ठीक। ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स में है, याद रखना, एकदम फिक्स नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट ये सारी चीज़ें यहाँ पर
लिखी हैं कि इतना मतलब इस तरीके से मानक एनर्जी मतलब होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल होता है। पोषक तत्वों की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मतलब कितने में होता है, जैसे एक जो है ग्राम, 1 ग्राम ऊर्जा जो है प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होगी, मगर जैसे 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। ठीक, 4 किलो कैलोरी, तो कुल मिला के 17 किलो जूल इसका आएगा। वसा, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा, 9.3 किलो कैलोरी, मतलब इससे लगभग 2 गुना से ज़्यादा, मैंने पहले बताया भी था। और जूल में 37 किलो जूल। प्रोटीन में अगर एक ग्राम प्रोटीन है तो 4.2 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी। एल्कोहल से 1 ग्राम एल्कोहल से 7 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ये याद रखना। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो दैनिक आवश्यकता प्रति ग्राम लिया है। ठीक, मतलब 1 ग्राम के लिए कितनी, 5 ग्राम है प्रति मतलब केजी। 1 किलो का अगर कोई है मतलब कोई भी बॉडी है तो उसको कितना चाहिए, 5 ग्राम। अगर 70 किलो का है तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 पंजे 350 ग्राम। मतलब अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है, यह मानक मान करके चलते हैं, तो इस हिसाब से उसको 350 ग्राम दैनिक आवश्यकता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोटीन कितनी दैनिक आवश्यकता है, 1 ग्राम। ठीक, अगर 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। और उसके बाद अगर वसा भी 1 ग्राम की आवश्यकता है, मतलब 70 ग्राम का अगर व्यक्ति है तो उसको 70 ग्राम वसा की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा अगर खाएगा तो एक्सेस हो जाएगा, उससे बीमारियां फैलने लगेंगी। ठीक है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ताकि आप लोग बीमार ना हो। इस पे आप लोग ध्यान देंगे। शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादक अगर है तो उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। उसके बाद वसा, एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है लेकिन इसको कम मात्रा में इनटेक करना पड़ता है। इसको रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे मैंने भूख हड़ताल वगैरह में कहा कि एनर्जी वगैरह ये प्रदान करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी मिलती है लेकिन हम कम मात्रा में लेते हैं, इस वजह से उसी हिसाब से यहाँ पर एनर्जी हमारे पास रहती है इसके रूप में। ताकि अगर ज़्यादा ले लेंगे तो एक्सेस जितना होगा तो हमारे बॉडी में जमना शुरू हो जाएगी, हमारे लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलने का है वो कार्बोहाइड्रेट का, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट हमको ज़्यादा लेना है। ठीक, ज़्यादा लेना होता है इस वजह से। बाकी विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलते हैं, ये एक तरीके से रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, ग्लिसरॉल के बारे में अगर यहाँ पर देखें, ठीक, ग्लिसरॉल के बारे में तो ये एक तरीके से कृत्रिम आंसू बनाने में उपयोगी होता है। ठीक, बायोडीजल का सह उत्पाद है, को प्रोडक्ट है क्या, ग्लिसरॉल। साबुन का सह उत्पाद भी ग्लिसरॉल है, मतलब साबुन जब बनती है तो ये भी मतलब साथ में मतलब बनता है। ठीक है, सह उत्पाद साथ में ही प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है। इसका उपयोग साबुन को पारदर्शक बनाने में करता है। मतलब जैसे कि साबुन है, इसका जितना, जैसे आप पियर्स वगैरह देखते हैं ना, पियर्स साबुन तो बहुत पारदर्शी होती है, उसका कारण ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पारदर्शी बन जाती। तो इसका काम है साबुन को पारदर्शी बनाना। यह एक प्रकार का एल्कोहल भी है। ठीक, जहाँ पर ऑल लगा होता है ए, ठीक है, तो एक तरीके से जितने मेथनॉल, एथनॉल, ग्लिसरॉल, ये सारे एल्कोहल की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, ये एक फैटी एसिड का फार्मूला है, इतना कोई ज़रूरी नहीं पढ़ लेना। ठीक है, किस मतलब क्या क्या होता है, मतलब किस तरीके से फैटी एसिड का एक तरीके केमिकल फार्मूला है, ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं है। और फैटी जो एसिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड के जो 2 प्रकार हैं वो हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सैचुरेटेड कौन से होंगे, इनमें कार्बन और कार्बन, मतलब जो इनकी जो संरचना होती है, जो रासायनिक संरचना होंगी वहाँ पर ये केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं, एकल बंध के द्वारा ही जुड़े होते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड के द्वारा, मतलब डबल या ट्रिपल, जैसे ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है।
ठीक, ये थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर की बात है। आप इतना समझिए, जहाँ पे डबल बॉन्ड अगर है उनकी संरचना में तो अनसेचुरेटेड होंगे, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर जिसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहेंगे, वहाँ पर वो सॉलिड होते हैं। ठीक, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनका गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है, क्योंकि ये 25 डिग्री पर जब वो जमे ही रहते हैं तो जाहिर सी बात है गलनांक अगर थोड़ा ज़्यादा उनको टेम्परेचर चाहिए होगा गलने के लिए। इनका निम्न होता है क्योंकि ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे एक तरीके से लिक्विड ही रहते हैं। तो चूँकि ये क्या है, इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है, तो ये शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि धमनियों में जम जाते हैं। ठीक है भाई, बॉडी में भी रहेंगे वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा होगा जमते रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही है ठंड मतलब जमे रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। और ये लाभदायक इनको माना जाता है, ठीक, क्योंकि ये जमते नहीं हैं शरीर में। इनके सोर्सेज क्या हैं, घी, साबुन, जंतु वसा, नारियल का तेल, चीड़ का तेल, ये सारे चीज़ जो है क्या है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर जो अनसेचुरेटेड हैं वो है हमारे मछली का तेल, वनस्पति तेल, जो सरसों का तेल वगैरह होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, इसीलिए एक तरीके से आप लोग को ये फ़ायदेमंद है, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे नहीं कहते हैं बार बार तेल गर्म करने से ख़राब हो जाता है, तो उसका मतलब यही होता है जब बार बार हम तेल को गर्म करेंगे तो वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में बदल जाता है, तो हमारे शरीर के लिए वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए बार बार तेल गर्म करने से आप लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसका कारण यही होता है कि वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ अम्ल हैं यहाँ पर, नाम याद रखना, लिनोलिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये कैसे हैं, अनसेचुरेटेड हैं। पामिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल ये सेचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ठीक, याद रखना यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें एक तरीके से डिस्कस कर ली। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप लोग ले लेना। और ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है, बाकी डिटेल में तो आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे वो चीज़ें हमने कुल मिला करके डिस्कस करी हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं और हमेशा पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। फालतू का यहाँ पर कुछ भी ड्रामा नहीं हमने किया है। तो ये रहा सारा आपका कौन सा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके बाद में आगे हम विटामिन वगैरह देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों को बताना। अगर ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और इसका क्वेश्चन हम जो है आगे करवाएंगे। ठीक, अगली वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कुछ, और उनको हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, और फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।